हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी। जीडीपी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में हम लोग उसे क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। तो एक चीज़ पहले समझ लीजिए कि ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है, मतलब कि सकल और निवल में क्या फ़र्क होता है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरे मंथ में मेरा जो टर्नओवर है वो एक लाख के बराबर है, 1 लाख। आप उसे क्या कहोगे? ग्रोस कहोगे। लेकिन वो 1 लाख में से मैं कितनी चीज़ें माइनस कर डालता हूँ, बात कर देता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जैसे कि कैमरा का खर्चा, जैसे कि मेरे पेट्रोल का एक्सपेंसेस। तो कहीं ना कहीं वो उन सब खर्चों को बाद निकाल के अब जो बाकी जो बचता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेट, मतलब कि निवल। सिंपल। आप कहोगे और एग्जाम्पल दीजिए। ये लाइट, पंखा, एसी, बिजली, पानी, जो भी होता है, मेंटेनेंस, जो भी एक्सवाइजेड, कॉर्पोरेशन का टैक्स भी आप शायद इसमें मतलब कॉर्पोरेशन का टैक्स भी आप इसमें चाहो तो शामिल कर सकते हो। ये सारे के सारे खर्चे को बात करके जो बाकी बचता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेट। लेकिन खर्चे से बात करने से पहले जो आपका टर्नओवर होता है उसे आप लोग क्या कहोगे? ग्रोस। ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, न कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप क्या करोगे? बाकी बहुत सारी चीज़ों को माइनस करके फिर आपके पास जो अंत में बचता है आप उसकी गणना करोगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग कौन सी चीज़ की बातचीत कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हम लोग भारत की सीमाओं में गिनते हैं। उसकी गणना केवल भारत की सीमाओं में होती है। मतलब कि अगर कोई भी भारत का नागरिक और भारत के नागरिक के अलावा कोई भी विदेशी अगर हमारे यहाँ पे हमारी सीमाओं में अगर उत्पादन करता है, आप बोल से उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है जो यूएस का रहने वाला है, फिरंगी तो हालांकि यूरोपियंस को बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भी यूएस का, अमेरिका का रहने वाला है, कोई भी अमरीकी है, लेकिन वो भारत में आके अगर उत्पादन करता है, उससे भी हम लोग किस पे काउंट करेंगे? जीडीपी। जैसे कि डेल कंपनी कहाँ की है? अब जैसे डेल तो यूएस की है, तो डेल अगर लैपटॉप की रचना अगर यहाँ पे करती है, लैपटॉप के अगर उत्पादन, लैपटॉप की अगर बनावट अगर यहाँ पे भारत में करती है, तो उसकी गणना किस में होगी? उसकी गणना होगी जीडीपी के अंतर्गत। ठीक है। तो चाहे भारत का नागरिक हो कि चाहे कोई विदेशी हो, ये दोनों के दोनों जो भी उत्पादन करेंगे भारत की सीमाओं के अंदर, एक चीज़ याद रखिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे जीडीपी, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो भी हमारी एम्बेसी है, भारत की एम्बेसी अलग अलग देशों में जो बटी हुई है, उन एम्बेसी के अंदर अगर कुछ कामकाज होता है तो उसकी गणना किस में की जाएगी? तो मान लीजिए कि भाई एम्बेसी भी भारत का ही एक हिस्सा है, तो जब एम्बेसी भारत का ही एक हिस्सा गिना जाता है, तो बट ऑब्वियस बात है कि जो एम्बेसी में जो भी कार्य पद्धति होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो सबकी सब एक्टिविटीज़ की गणना कहाँ पे होगी? वो सबकी सब एक्टिविटी की गणना होती है जीडीपी के अंदर। ठीक है। क्लियर अबाउट इट। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यही जीडीपी के संदर्भ में समझ लीजिए कि इसके लिए कुल मिला के 3 टेक्निक जिसके द्वारा हम लोग जीडीपी की गणना करते हैं। कौन सी 3 टेक्निक से? आप बोल सकते इनकम मेथड। इनकम मतलब आई। ठीक है। दूसरा होगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च। ठीक है। पद्धति। और तीसरा जो है वो है वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मूल्य, न कि कीमत। तो जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, मूल्य बढ़ोतरी टेक्निक की, तो इसका मतलब क्या होता है? ये मेथड समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति जो आगे आगे बहुत अमीर बना, उसका जब पूछा गया कि आपने ये नुस्खा कहाँ से सीखा, तो मुझे कहता है कि बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे एक चैलेंज दी थी, चुनौती दी थी। वो चैलेंज क्या थी कि मेरे पिताजी एक शर्ट लेके आए थे और शर्ट को कहा कि भाई मुझसे कहा कि आप ये शर्ट को बेच दीजिए, कितने में? $1 के अंदर। वो इंसान ने मेहनत की,
बहुत मेहनत की, अंत में गरम हवा में खड़े रह के पसीने में तरबतर हो के उसने आखिर वो शर्ट बेच दिया। कितने में? $1 में। अब उसके ही पिताजी सेम टू सेम दूसरा ऐसा शर्ट लेके आते हैं, बोलते कि बेटा यही एक शर्ट अब आप $1 की जगह पे $10 पे आप बेच के दिखाइए। तो उसने क्या किया, उसने एक ट्रिक आजमाई कि वो शर्ट के ऊपर एक छोटा सा चित्र बना दिया कार का, और फिर स्कूल के बाहर जाके खड़ा रह गया। जब स्कूल के बाहर जाके खड़ा रह गया तो एक बच्चे को शर्ट बहुत ही पसंद आया, उसने डैडी डैडी करके बातचीत की कि मुझे यही शर्ट चाहिए। आखिर उसके पिताजी ने वो शर्ट लेने के लिए $20 दे दिए। मांगे थे कितने? 10, दिए कितने? 20। अब आप बोलो सर इसमें वैल्यू एडिशन कहाँ से हुआ? जाहिर सी बात है, पहले जो शर्ट प्लेन था उस पर आपने क्या कर दिया, एक कलर बना दिया, एक स्केच बना दी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू एडिशन। अब यही लड़का जो है, इसको उसके पिताजी ने तीसरे दिन उससे भी बड़ी चुनौती दी। चुनौती क्या थी कि बेटा अब यही शर्ट को आप $1000 में बेच के दिखाओ। तो वो लड़का क्या करता है कि वो शर्ट लेके एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि जहाँ पे एक लाइव कंसर्ट होने वाला है। लाइव कंसर्ट का मतलब पता है ना, कि जहाँ पे वहाँ के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो आते हैं। तो वो लड़के ने क्या कर दिया कि जब वो सेलिब्रिटी आए तो ज़ोर से शर्ट निकाल के सर आपको ऑटोग्राफ चाहिए, सर आपको ऑटोग्राफ चाहिए, सर आपको ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसा करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। अब एक निर्दोष बालक जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है ध्यान खींचने के लिए, उसकी तरफ जब सेलिब्रिटी की नज़र पड़ी तो उसने क्या समझा, बोला कि भाई ये तो लड़का है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उसको इतना जुस्सा है, इतना जुनून है तो मैं उसको एक अपना ऑटोग्राफ दे देता हूँ। और वो सेलिब्रिटी ने क्या किया कि अपना खुद का ऑटोग्राफ उसके शर्ट पे छाप दिया। अब सेलिब्रिटी चले गए और यही लड़के ने क्या किया, वही शर्ट को निकाल के बोला कि भाई अब ये मुझे बताओ कि कौन ये शर्ट लेना चाहता है। जाहिर सी बात है जितने भी उसके फैंस थे वो उन्होंने कहा हमें भी चाहिए। तो अब बोली लगी। बोली कितने पे शुरुआत हुई? शुरुआत ही $1000 से $1000 से हुई। $1000 से शुरुआत होते होते बराबर वो बोली कहाँ पे जाके ख़त्म हुई? वो बोली ख़त्म हुई $2000 के ऊपर। अब प्रश्न ये होता है यहाँ पे भी क्या वैल्यू एडिशन होता है? आप बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ आ गई? ऑटोग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? दो चीज़ होती है, एक होती है मूल्य और एक होता है कीमत। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मूल्य। मतलब कि आप सामने वाले इंसान की नज़र में उसका महत्व बढ़ाते हो। जब आप महत्व बढ़ाओगे तो आपा वो चीज़ आपकी बिकनी ही बिकनी है। तो जब महत्व बढ़ता है उसे आप बोलोगे वैल्यू। लेकिन जब आप पेमेंट करते हो, जब आप भुगतान करते हो तो उसे आप क्या कहोगे? कीमत। तो वैल्यू और होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, और कीमत जो होती है वो आप जब नकद जब देते हो तब हम लोग उसकी गणना करते हैं। जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है वैल्यू एडिशन। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक पंडित जी थे। पंडित जी ने क्या किया कि 2 बकरियाँ पाली थी। बकरियों में से उन्होंने क्या किया, दूध निकाल के उसका फिर मक्खन बना के बेचना शुरू किया, और पैसे आए। दूध से मक्खन बनाया, आप बोले वैल्यू एडिशन, मूल्य बढ़ोतरी। अब पैसे जब आए तो उन्होंने क्या किया, 2 गाय खरीद ली, और वो गाय के दूध में से उन्होंने क्या किया, क्या चीज़ बनाना शुरू किया? घी बनाना शुरू किया। आप बोले ये तो पहले से ज़्यादा अच्छा वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि जब वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन मूल्यों की जब बढ़ोतरी होगी तो आपको कीमत भी ज़्यादा किफ़ायती मिलेगी, ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि मूल्य बढ़ोतरी वो भी एक टेक्निक है कि जिसके द्वारा हम लोग चीज़ों का हम लोग गणना कर सकते हैं। किसकी? जीडीपी की। खैर, लेकिन भारत के अंदर कौन सी 2 टेक्निक का उपयोग होता है? भारत के अंदर ये टेक्निक और यही टेक्निक का यूज़ होता है। इनकम मेथड का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। ये इनकम मेथड का उपयोग कौन से देश करते हैं? छोटे छोटे जो देश होते हैं वो उसका उपयोग करते हैं। किस तरह से समझ लिए? अभी खाली समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो मेन जो मेरा मुद्दा है वो आपको भारत के संदर्भ में इन दोनों चीज़ों को समझाना है। तो इनकम कहाँ से होती है? आप बोल सकते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स मतलब कारक, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं उन्हें कितनी आय होती है, उन्हें कितनी इनकम होती है। तो आप बोले सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? पहली बात तो ज़मीन पे आपको क्या मिलता है? रेंट, लेबर, मजदूर, इनकम, कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल पे भी आपको क्या मिलता है? रेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहेगा? मुझे तो भाई एक ही चीज़ से मतलब है, पैसा आखिर में कितना जमा होता है।
प्रॉफिट, डल्ले में कितना जमा होता है। जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इनकम मेथड में इन्हीं 3 चीज़ों की गणना होती है, रेंट, इनकम और प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मेथड का उपयोग भारत में नहीं होता है, ये तकनीक का उपयोग भारत में नहीं होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये 2 है, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, अब ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसका मतलब क्या होता है, खर्च। आप बोलो सर खर्च कौन करेगा, भाई खर्च बहुत सारे लोग करते हैं, मैं और आप भी करते हैं, सरकार भी करती है। ठीक है, आप बोले सर डोमेस्टिक, घरेलू, हाँ भाई ये भी लोग खर्च करते हैं, बराबर। कंपनी, बराबर है, यस ये भी करती है। और उसके अलावा आप बोले सर और उसके अलावा ये तो भारत के अंदर हुआ, भारत के अंदर की हम लोग बात करें। विदेश में अब तो विदेश में से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट को हम लोग कहेंगे आयात, एक्सपोर्ट को हम लोग कहेंगे निर्यात। तो विदेश में से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम लोग जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि खर्च वाले तरीके का उपयोग करेंगे, तो हम लोग कौन सी चीज़ों की गणना करते हैं कि हम लोग ने कितना पैसा खर्च किया, व्यक्तिगत हम लोग ने कितना खर्च किया, घरेलू खर्च कितना किया, कंपनियों ने कितना खर्च किया और सरकार ने कितना खर्च किया। इसके लिए इसका एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, C+I+G+X-M। मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन, मतलब कि खपत, बराबर। आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, मतलब कि निवेश, क्लियर। जी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, सरकार, कि सरकार की तरफ से खर्च कितना हुआ, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। एम का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट, ठीक है। तो मेरा केवल कहने का मतलब यही है कि ये जो टेक्निक है इसमें हम लोग कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं कि भाई कौन से क्षेत्रों में से खर्च हुआ है, कौन से क्षेत्र ने खर्च किया है, मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर ने कितना खर्च किया है, घरेलू क्षेत्र ने कितना खर्च किया है, कंपनियों ने मतलब कि कॉरपोरेट क्षेत्र ने कितना खर्च किया है, सरकार ने कितना खर्च किया है। अब बोले सर सरकार कैसे खर्च करेगी, जाहिर सी बात है, सरकार अपने खुद की एक ऑफिस बनाती है तो उसके लिए भी तो खर्च करती है। उसके अलावा सरकार की जो सार्वजनिक कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर में जो आती है, वो भी तो खर्च करती है। इन सब चीज़ों की गणना हम लोग किस में करेंगे, जी में करेंगे। और फिर एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे हम लोग उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन बाहर अगर आप देखो तो इसका उपयोग किया जाता है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तु। तो ये वस्तु तो 3 प्रकार की होती है ना, कौन सी 3 प्रकार की वस्तु, ठीक है। एक होगा कैपिटल गुड्स, पूंजी, एक होता है इंटरमीडिएट, मतलब कि मध्यस्थी, एक होगा कंजम्पशन, इसका अंतिम उपयोग होने वाला है। तो जब भी हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी के अंदर हम लोग इसमें से कौन सी वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ,
आप मुझे बताइए कि जब भी हम लोग जीडीपी की गणना करते हैं तो इनमें से कौन सी वस्तुओं की हम लोग गणना करते हैं, 1, 2 या तीनों के तीनों? आंसर इज यस, तीनों के तीनों, ऑल 3। ठीक है, ऑल 3, इन सभी चीज़ों की हम लोग साथ साथ में गणना करते हैं कि जीडीपी के अंदर कौन सी चीज़ का उत्पादन कितना हुआ है। क्लियर? ओके, सो गोइंग वन स्टेप अहेड। तो एक तो हुआ जीडीपी थ्रू इनकम मेथड, दूसरा जो होता है जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया जीडीपी थ्रू वैल्यू एडिशन मेथड। भारत में कौन सी 2 चीज़ों का उपयोग होता है? भारत में इन 2 चीज़ों का उपयोग होता है, भारत में इनकम मेथड का उपयोग नहीं होता है। अब कहीं के जगह पे आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो है मोस्पी की वेबसाइट में, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकीय, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मतलब संख्या एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यदि आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक डेटा मिलेगा। वो डेटा क्या है? एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी, जिसमें इन्होंने गणना की है। यदि आप वो देखोगे तो आप कहोगे सर कुछ गलतफहमी हो रही है। क्यों गलतफहमी हो रही है? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है एक्सपेंडिचर मेथड, उसके लिए लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, इसके लिए लिखा हुआ है बेसिक प्राइस। अब बोले सर बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है? अभी हम लोग वो भी समझ लेते हैं। बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है? देखिए कुल मिला के 3 प्राइस होते हैं, ठीक है। एक होता है फैक्टर प्राइस, एक होता है बेसिक प्राइस, और एक होगा मार्केट प्राइस। याद करो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इनकम मेथड का उपयोग होता है, वो इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं? आप बोले थे इनकम मेथड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, उससे कितनी इनकम हुई है, उससे कितनी आय हुई है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं, कौन से? लैंड, लेबर मतलब मजदूरी, कैपिटल मतलब पूंजी, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्टार्टअप, बिजनेसमैन जो रिस्क उठाता है। अब मेरा कहने का मतलब ये क्या है, तो इसके आधार पे इनकम मेथड में क्या था? रेंट था, सैलरी थी, सैलरी मतलब हर महीने जो आपको तनख्वाह मिलती है। कैपिटल पूंजी का ऐसा कुछ नहीं होता, उसके ऊपर रेंट ही होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के संदर्भ में क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रॉफिट मतलब कि नफ़ा, ठीक है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनकम मेथड है, ये इनकम मेथड में आपने एक चीज़ नोटिस की, क्या देखा आपने? फैक्टर प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर प्राइस है, आप बोलो से यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके द्वारा जो इनकम होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टर प्राइस बोलो या इनकम मेथड बोलो। आप बोलो से इनकम मेथड एट फैक्टर प्राइसेस, इस तरह से हो जाएगा। इनकम मेथड एट फैक्टर प्राइसेस, क्लियर। तो जैसे इनकम मेथड है फैक्टर प्राइसेस है, तो इसके बाद क्या आएगा? आप बोल से इनकम के बाद वो आ जाएगा वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन एट व्हाट प्राइस? एट बेसिक प्राइस, ठीक है। और सेम यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर आप कहाँ पे करते हो? मार्केट में कौन जाता है? चाहे आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी करते हो, तो भी वो अपना पे क्या है? वो है डिजिटल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ से भी जो भी खरीदते हो, वो आप कहाँ से खरीदते हो? आप खरीदी करोगे मार्केट में से। मार्केट में से आप खरीदी करोगे, खर्च करोगे, तो खर्च को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। कहाँ पे करोगे?
बाज़ार में से। तो यहाँ पे आप कौन सी मेथड देखोगे, एक्सपेंडिचर मेथड एट मार्केट प्राइसेस। इसके लिए अगर आप यहाँ ये डॉक्यूमेंट चेक करोगे, किसका होता है, मोस्पी का, ठीक, एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी। एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है कि सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि दो अलग अलग आपको सेगमेंट या पेजेस देखने को मिलेंगे। एक क्या है, एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी एट बेसिक प्राइस, और दूसरा लिखा होता है एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, लेकिन यहाँ पे लोग ने कौन सी मेथड का यूज़ किया हुआ है, एक्सपेंडिचर मेथड। और यहाँ पे लोग ने कौन सी मेथड का यूज़ किया हुआ है, वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। फैक्टर प्राइस मैंने आपको पहले ही बताया था, उसकी गणना भारत में नहीं होती है। सॉरी, फैक्टर मेथड नहीं है, इनकम मेथड है। ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन इसका भारत में उपयोग नहीं होता है। भारत में ये दो तकनीक का उपयोग होता है। फाइन, क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इन तीनों में से सबसे अधिक कौन होगा। आप बोले सर जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस ही। ये वेन डायग्राम के आधार पे आप बोलोगे सर ये मार्केट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक, ठीक है, और ये हो जाएगा फैक्टर। फैक्टर मतलब कारक जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पे, मैं गन्ने का किसान हूँ, हालांकि हूँ नहीं, आपके सामने तो लेक्चर ही हूँ। मैं गन्ने का किसान हूँ, मैंने लेके क्या बनाया, शुगर केन। अब शुगर केन में से कंपनी ने क्या किया, शुगर बनाई, ठीक है। इसे आप क्या कहोगे, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसी को आप क्या बोलोगे, वैल्यू एडिशन। क्यों, अब वो गन्ने की कीमत मैंने क्या कर दी, उसका रूपांतर करके, उसके अंदर बदलाव पैदा करके, उसका फॉर्म, शेप, साइज़ चेंज करके, बदल के फिर मैंने क्या कर दिया, उसकी कीमत बढ़ा दी। और ये जब चीज़ जब मार्केट में पहुंचती है तो क्या शक्कर खुली हाथ में आती है। आप बोले नहीं सर, इसका पैकेजिंग होता है, इसका लेबलिंग होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, अधिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके अलावा मार्केटिंग होता है, तब जाके मार्केट में पहुंचती है। तो आप मुझे सोच समझ के बताइए कि यहाँ पे एज ए किसान, एज ए फार्मर, मेरी इनकम और हाँ सर आपकी इनकम, इसे आप क्या बोलोगे, वैल्यू एडिशन। तो ये जो प्राइस हो गई, वो प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक प्राइस। और यहाँ पे जो मार्केट में जो प्राइस जो देखने को मिलती है वो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस, जहाँ पे जाके आप खर्च करोगे, जहाँ पे जाके आप खरीदते हो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ कि ना। तो मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि ये सबसे कम होगा, लेस होगा, लीस्ट, माफ़ी चाहता हूँ, और सबसे अधिक क्या होगा, हाईएस्ट क्या होगा, सबसे अधिक कौन सा आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम से कम आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये वाला इनकम मेथड। क्लियर हो रहा है कि अभी बाउंसर, गुड। तो एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब पता चल गया कि जीडीपी की गणना इन तीन तरीकों से होती है, फैक्टर, प्राइस मतलब इनकम मेथड एट फैक्टर प्राइस, दूसरा वैल्यू एडिशन मेथड, एट
बेसिक बुनियादी, अभी तक मार्केट में पहुंचा नहीं है। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड एट मार्केट प्राइसेस। तो अब मुझे इसके भीतर जाके बताइए, इसके भीतर अंदर जाके मुझे बताइए कि कौन सी टेक्निक में आप सेक्टर बाय सेक्टर जाओगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनमें से कौन सी टेक्निक में, कौन से क्षेत्र में आप सेक्टर बाय सेक्टर, मतलब कि क्षेत्र के बाद क्षेत्र आप जाओगे और हर एक क्षेत्र में आप गणना करोगे, और कौन सी टेक्निक के अंदर आप ये गिनोगे कि सरकार ने कितना खर्च किया, मैंने व्यक्तिगत कितना खर्च किया, कंपनियों ने कितना खर्च किया। मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा ऐसा कौन सी टेक्निक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि क्षेत्र, एक एक क्षेत्र को व्यक्तिगत इंडिविजुअली लेके हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग गणना करते हैं कि हम लोग ने उसके अंदर कितना वैल्यू एडिशन, मतलब कि मूल्य की बढ़ोतरी की है। अरे बता ही दिया मैंने, सामने से बता दिया। देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सेक्टर वाइज जाओगे, सेक्टर और जबकि यहाँ पे आप क्या कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे, एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्च। ठीक है, इसीलिए आप जब मोस्पी का एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हर एक क्षेत्र का एक एक करके नाम दिया हुआ है। वो क्षेत्र कौन से मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइसेस। पहला जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। दूसरा जो है सॉरी फिशिंग है। दूसरा जो है वो क्या है, माइनिंग एंड क्वारिंग। तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग। चौथा जो है यूटिलिटीज़। पांचवा जो है वो है कंस्ट्रक्शन, निर्माण क्षेत्र। फिर है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स। ठीक है, फिर जो है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन मतलब संचार। ठीक है, फिर है फाइनेंस, रियल एस्टेट। ठीक है, एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस। अब आप कहोगे सर ये सीक्वेंस इस प्रकार से क्यों किया हुआ है, उसका एक ही कारण है। अगर आपको इकोनॉमी से थोड़ा भी है ना प्रेम या प्यार मोहब्बत अगर आपको होगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये बुनियादी क्षेत्र में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ये जो है ये किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, ये आएगा। ये किस में आएगा, आप बोल सकते सेवा क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, निर्माण क्षेत्र। ठीक है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, बनावट। इसका क्या बोलोगे सर, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। तो ये जो भी है ये सबके सब किस में आते हैं, आप बोलो सर सर्विस सेक्टर में आएंगे, जिसे और भी हम लोग नाम से पुकारते हैं तृतीय क्षेत्र। ठीक है, या तो टर्शरी सेक्टर।
इसके बाद जो आता है ये कौन सेक्टर में आएगा, इसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थार्थ क्षेत्र। ठीक है, तो देखो अगर आप सीक्वेंस भी अगर आपको ध्यान रखना हो तो बहुत आसान सा तरीका है। इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्टर्स होते हैं, आपके एनसीईआरटी के मुताबिक 4 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शियरी और चौथा है क्वाटरनरी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पहले आपने गणना किसकी, प्राइमरी की। आप कहोगे कैसे, देखो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग, ये दोनों ही जो है पॉइंट सेगमेंट ये किस में आएंगे, आप बोल सकते प्राइमरी में ही आना है, कॉमन सेंस की बात है। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी में क्या आएगा, आप बोल सकते मैन्युफैक्चरिंग आएगा, मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी लिखा हुआ है। और क्या आएगा, यूटिलिटीज़ मतलब कि पावर, गैस, बिजली, पानी। ठीक है, ये सब भी किस में आएगा, यूटिलिटीज़ में आएगा। फिर क्या आएगा, आप बोलो सेकेंडरी हो गया, अब टर्शरी में आएंगे। तो टर्शरी में क्या है, सेवा क्षेत्र मतलब कि सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विसेज सेक्टर में क्या आएगा, आप बोलो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी आएगा टर्शरी सेक्टर के अंदर। यस बिल्कुल यस। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग टर्शरी सेक्टर। बहुत से लोग ऐसा अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जॉब ज़्यादा खड़ी होती है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जॉब सही होती है, वो सही बात है, आपकी हर बात सर आँखों पे। लेकिन टर्शरी सेक्टर में भी कितने ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे जॉब अधिक खड़ी होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे आप देखोगे कि मजदूरों का उपयोग ज़्यादा होता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, बट द पॉइंट इज इट इज स्टिल नोन एज मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, सर व्यापार होता है, बिल्कुल होता है। ट्रांसपोर्टेशन, वो भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब लॉजिस्टिक्स, ठीक है, परिवहन। होटल कम्युनिकेशन, संचार। फिर क्या आएगा, आप बोलो फाइनेंस, बात तो आखिर में पैसों पे आगे ख़त्म होती है। रियल एस्टेट, और फिर इसके बाद आप क्या देखोगे कि जहाँ पे आप खुद जाना पसंद करते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, जहाँ पे आप खुद जाओगे, वो कौन सेक्टर है, कॉटन सेक्टर, जहाँ पे जाकर आपको सीधा हुक्म ही ठोकना है। आप खुद बनाने नहीं बैठोगे, आप किसी की सेवा करने नहीं बैठोगे, लेकिन आपको क्या करना है, केवल हुक्म ही ठोकना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक अलग सेक्टर दिया गया है जिसमें केवल आप हुक्म ही दोगे, ऑर्डर्स ही दोगे। वो सेक्टर को हम लोग क्या नाम दिया हुआ है, कॉटनरी सेक्टर। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, येस और नो। अब बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर, हालांकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के डेटा में उपलब्ध नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया हुआ है कि भाई कॉटनरी सेक्टर के अंदर और भी एक चीज़ को हम लोग शामिल कर सकते हैं, जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप किसी के ऊपर से ऑर्डर्स लेते नहीं हो, आप हालांकि देते भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी के ऊपर, किसी का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है, या तो कि किसी का आपके ऊपर हुक्म नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा है, मतलब कि अपनी स्व मर्जी से आप क्या करते हो, इसके ऊपर रिसर्च करते हो, आप ज्ञान का उत्पादन करते हो। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी परिस्थिति में आपको भी, मतलब अगर आप रिसर्च के फील्ड में हो तो क्या आपको भी प्राइमरी में रखेंगे, सेकेंडरी में रखेंगे, टर्शरी में रखेंगे या क्वाटरनरी में रखेंगे। तो जवाब मिलता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वाटरनरी सेक्टर। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना, अंडरस्टूड। चलो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में तो किस तरह से लिखेंगे, वाह, सरकार ने भी इंग्लिश में पूरा दिया हुआ है। चलो ठीक है, जो हिंदी माध्यम से उन लोग के लिए मैं समझा ही देता हूँ। इसे हम लोग कहेंगे कृषि क्षेत्र, कृषि एग्रीकल्चर में कृषि क्षेत्र, ठीक है। माइनिंग एंड क्वारिंग मतलब क्या होता है, खनन एवं उत्खनन। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आपको सरकार के जो डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो है वो उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण क्षेत्र, यूटिलिटीज़ का मतलब पावर, बिजली, ठीक है, गैस, पानी, ये सब चीज़ें। कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन का इमारतें बनाना, बट ठीक है, किस में काउंट कर सकते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, होटल तो आपको पता ही है, संचार, फिनांस मतलब वित्त, रियल एस्टेट इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज। और दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि लोक प्रशासन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं।
तो ये जो सेक्टर्स है जो भी आप देख रहे हो वो सब किस में काउंट किए जाते हैं, जीवी एट बेसिक प्राइसेस। अगर आपको सीक्वेंस भी याद नहीं रहती हो कोई मसला नहीं, खाली आप केवल ये सीक्वेंस याद रखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी, तो भी आप इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है, अधिक जो चीज़ें है वो आपको याद यूँ ही रह जाएगी। बराबर है। चले अब नेक्स्ट जो चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, वो आप बताओगे सर जाहिर साथी बेसिक प्राइस है, तो वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एट मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज़ का उपयोग किया है, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो शब्दकोश का उपयोग किया हुआ है वो थोड़ा अटपटा है। अगर आपको याद है तो ठीक है, ना याद रहे तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो क्या है, वो ये है कि इसका इक्वेशन जो है वो बहुत सबसे सिंपल से सिंपल है। इसको हम लोग बोलते हैं च्युइंगम इक्वेशन। च्युइंगम क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। अब आप बोलो से इसमें तो दो टाइप के हो जाएंगे, एक प्राइवेट सेक्टर करेगा और एक पब्लिक सेक्टर जो करेगा। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या होता है, निजी क्षेत्र। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते कैसे लिखते हैं, याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, निजी क्षेत्र, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को हम लोग बोलेंगे निजी क्षेत्र। तो यहाँ पे इसके लिए गवर्नमेंट ने एक शब्द यूज़ किया हुआ है, वो क्या है, PFCE। और यहाँ पे शब्द कौन सा यूज़ किया हुआ है, GFCE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, PFCE का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट मतलब कि निजी क्षेत्र, फाइनल मतलब अंतिम, कंजम्पशन मतलब उपभोग खर्च, ठीक है। और GFC के अंदर क्या हो जाएगा, अब उसका गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट मतलब निजी, निजी क्षेत्रों द्वारा अंतिम उपभोग, ठीक है, खर्च। यहाँ पे निजी क्षेत्र नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा, गवर्नमेंट सरकारी अंतिम बराबर उपभोग खर्च, ठीक है। तो ये जो है ये कंजम्पशन के आधार पे। अब आप बोलो से बाकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिया हुआ है, आंसर इज यस। इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए इन लोग ने एक शब्द का उपयोग किया हुआ है, वो क्या है, GFCF। आप बोलो सर ये कौन सा नया शब्द है, ये GFCF का मतलब क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें, अब बोले हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल ये और चीज़ें और फिक्स कैपिटल और चीज़ें। ये आगे आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ोगे कि किस तरह से फाइनेंशियल कैपिटल अपने आप को फिक्स कैपिटल में बदलता है। अगर नहीं भी पढ़े हो तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपके क्या होते हैं, सेविंग्स जिसे हम बोलते हैं बचत। ये बचत कहाँ पे जाती है, अब बोले सब बचत जाएगी बैंकों में। सेविंग जिसे हम लोग कहते हैं बचत, ये जाएगी कहाँ पे, अब बोले सब बैंक क्या करेगी, कंपनियों को लोन देगी और कंपनी इससे क्या करेगी, रोज़गार देंगे और रोज़गार लेके आप क्या करोगे, पैसा लेके आप कहाँ पे आओगे, घरों पे आओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इसमें तो कौन सा फाइनेंशियल कैपिटल है, कौन सा फिक्स कैपिटल है। आप बोले सर बैंक जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल में आता है, बैंक द्वारा जो पैसा जमा होता है वो फाइनेंशियल कैपिटल में आएगा। लेकिन
कंपनियां क्या करती है, उसको किससे बदलती है, फिक्स कैपिटल बदलती है। इसके लिए यहाँ पे जो शब्द यूज़ हुआ है फिक्स कैपिटल, फिर से रिपीट कराओ, फिक्स कैपिटल, फिक्स जो वहीं पे है, स्थिर स्थाई जो है पूंजी, ठीक है। ग्रोथ मतलब सकल, फॉर्मेशन मतलब निर्माण। तो मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि ये स्थायी पूंजी के बारे में संदर्भ में बात कर रहा है, न कि फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब न कि वित्तीय पूंजी के बारे में बात कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। अब जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया ना, कंजम्पशन, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे जीएफसी, इससे हम लोग कहेंगे पीएफसी, प्राइवेट सेक्टर द्वारा। एक्स मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, आई मतलब होता है, एम मतलब होता है इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं जो महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन्वेस्टमेंट में क्या यही आती, स्थायी पूंजी आती है। तो आपके एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट में फिक्स कैपिटल तो आता ही आता है, फिक्स कैपिटल जिसे हम लोग कहेंगे स्थायी पूंजी। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक और चीज़ लिखा हुआ है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री ये भी किस में आती है, ये इन्वेस्टमेंट में ही आती है। इन्वेंट्री मतलब जत्था, ठीक है। ये जत्था भी जो होता है वो किस में आता है, उसकी गणना किस में होती है, उसकी गणना होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी डॉक्यूमेंट, जो कौन छापता है, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है मंत्रालय। ये जो डॉक्यूमेंट जो छापते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या कौन सी डॉक्यूमेंट है, एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी। अब एक चीज़ याद रखिए कि ये एस्टिमेट एक्चुअली करता कौन है, ये आरबीआई करता है, लेकिन फिर सरकार को देता है। एस्टिमेट मतलब अनुमान, जीडीपी मतलब जीडीपी, ठीक है, जीडीपी इस तरह से। तो ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें जब भी आप ये देखते हो कि जीडीपी दो तरीके से, कौन से दो तरीके से, जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो वैल्यू एडिशन मेथड जो भी हम लोग बताया था ना, मूल्य बढ़ोतरी, ठीक है, ये तकनीक का उपयोग होता है, ये तकनीक का उपयोग होता है। लेकिन जो जीडीपी एट एक्सपेंडिचर प्राइस, एक्सपेंडिचर प्राइस मतलब खर्च, ठीक है, ये मेथड कौन सी है, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है, बाजारू कीमत के ऊपर जो लगाई जाती है, ये मेथड कौन सी है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सपेंडिचर मतलब किस तरह से होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीएफसी, मतलब कि जो निजी क्षेत्रों द्वारा जो खर्च किया गया, निजी क्षेत्र एवं घरेलू क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन,
अंतिम उपयोग, अंतिम मतलब आप कहोगे सर कैसे, चाय पत्ती लिया डाल दिया, इंटरमीडिएट नहीं, मध्यस्थी नहीं। कार जो है, कार गाड़ी जब आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो क्या ऐसा होता है कि स्टीयरिंग अलग से लेते हो, एसी अलग से लेते हो, हेडलाइट अलग से लेते हो? ऐसा नहीं होता ना। आप जो भी गाड़ी लेते हो वो केवल किसके लिए लेते हो कि भाई अब से ये गाड़ी जो है इसका उपयोग मैं खुद करूँगा, तो इसे आप क्या कहोगे, अंतिम उपयोग। अंतिम मतलब अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन होने की संभावना नहीं है। तो वैल्यू एडिशन के बाद जब वो मार्केट में आता है तो इस तरह से पेटी पैक कंडीशन में आता है कि आप इसको तुरंत का तुरंत अभी उपयोग कर सको, जिसे हम लोग कहेंगे अंतिम उपयोग के लिए, बराबर है। मिल्क, मिल्क यस और नो? अब बोले हाँ सर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? अगर उसको आपने घी में परिवर्तन कर दिया तो किसमें उसकी गणना किसमें होगी, वैल्यू एडिशन। लेकिन घी में परिवर्तन करने के बाद आपने उसका पैकेजिंग किया, डब्बे में सील करके अब आप मॉल में जाकर रख दिए, और मॉल में जाके मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके वो घी खरीद लिया। अब वो जो घी खरीदा है उसका मैं सीधा घर पे आके यूज़ करूँगा, तो वैसी चीज़ को आप क्या बोलोगे, अंतिम उपयोग। ठीक है, तो PFC का जैसे मैंने आपको बताया, FC का मतलब क्या होता है, निजी या तो सरकारी, फाइनल मतलब अंतिम उपभोग, ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्च। इसको इस तरफ से मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट, फाइनल, अंतिम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस तरह से आते हम लोग मुद्दे पे। तो ये कौन करेगा, एक आप बोलो सर निजी क्षेत्र करेगा, एक कौन करेगा, आप बोलो सरकारी क्षेत्र करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र जो करेगा, GFC। अब इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे ऐसे दो हिस्से हो जाते हैं। कौन से दो हिस्से, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। एक जो होता है हम लोग बोलेंगे फाइनली फिक्स कैपिटल, एक जिसे हम लोग कहेंगे फिक्स कैपिटल मतलब कि स्थायी पूंजी, और दूसरा इन्वेंट्री माफ़ी से, एक्चुअली इन्वेंट्री। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, जी के लिए क्या हो जाएगा, कहाँ लिखूँ, GFC। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, आयात और निर्यात के बीच में फ़र्क। चले, अब जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, GFC मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, M मतलब इंपोर्ट। अब मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये, तो इक्वेशन में और क्या, और कौन सा चीज़ आएगा, आप बोलो सर यही तो आएगा, इन्वेंट्री। सीधा सा बात है ना। अभी तो जो मैंने आपको काउंट करके बताया था उसके मुताबिक, ओके यू रीच द एंड, इसके मुताबिक फिक्स कैपिटल, और फिक्स कैपिटल के साथ साथ में एक और चीज़ ये आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगा, उसको लिखा हुआ है चेंज इन स्टॉक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चेंज इन स्टॉक्स। ठीक है, मतलब कि इन्वेंट्री में क्या बदलाव आया है, स्टॉक मतलब जत्था, इन्वेंट्री मतलब जत्था, इसमें किस प्रकार का बदलाव आया है, वो भी आप किस में काउंट करोगे, इन्वेस्टमेंट में। इसके लिए आपको यही डॉक्यूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे दो चीज़ देखने को मिलेगी। एक क्या है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन स्टॉक। कंजम्पशन के अंदर आप बोले तो प्राइवेट सेक्टर द्वारा और पब्लिक सेक्टर द्वारा। जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो है उससे आप क्या कहोगे, PFC, और जो पब्लिक सेक्टर द्वारा जो हो रहा है इससे आप क्या कहोगे, GFC। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको देखना ही देखना है। तो मेरा जो मेन जो पॉइंट है, मुद्दा जो है वो ये है कि ये सभी टर्मिनोलॉजीज अगर आपको याद होगी तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप अखबार पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं है कि अखबार में लिखा हुआ है वो आप केवल पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि वो अखबार आपसे बात कर रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर लिखा हुआ आ रहा है कि भाई इस वक्त हम लोग को ये जानने मिला कि भाई निजी क्षेत्र ने सार्वजनिक क्षेत्र से ज़्यादा अच्छा बेहतर काम किया हुआ है, आप बोले हाँ, ये जब हम लोग वो डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आप बोलोगे सर PFC में डबल हो गया है, जबकि GFC डबल हुआ ही नहीं है।
निजी क्षेत्र के आंकड़े डबल दिखा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के आंकड़े अभी तक उतने ही होते हैं, स्थायी है, स्थिर है। तो जब निजी क्षेत्र के जब आंकड़े डबल या ट्रिपल हो चुके हैं और सरकारी मतलब से कि सार्वजनिक क्षेत्र के अगर आंकड़े वहीं पे स्थिर है, तो इसका मतलब बड़ा ऑब्वियस बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसने ज़्यादा अच्छा काम किया? निजी क्षेत्र ने। वो निजी क्षेत्र अच्छा काम किया, वो न्यूज़पेपर वालों, अखबार वालों ने इस तरह से लिखा है कि निजी क्षेत्र ने अच्छा काम किया है, लेकिन आप तो बाकायदा डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, तो डॉक्यूमेंट पढ़ के इसका मतलब तो क्या हुआ? इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, वो आपको लिख के नहीं दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप उसे बताओगे कि कौन सी चीज़ अभी हो रही है, वर्तमान में अभी कौन सी घटनाएं बन रही है। यूपीएससी क्लियर, जीपीएससी क्लियर, डन, फाइन। तो आज का लेक्चर जो है कितने लोगों को 80% से ज़्यादा समझ में आया? मोर देन 80%। 1 2 3 4 5 6 7 ओके, मतलब अधिकतर लोगों को 80% से ज़्यादा समझ में आया। ठीक है, आज का लेक्चर जो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आने वाले सत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीडीपी एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब वर्तमान में क्या भाव चल रहे, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है कि भूतकाल में उसके क्या भाव चल रहे थे। ठीक है, तो एक हम लोग भूतकाल का देखते हैं और एक हम लोग वर्तमान का देखेंगे। क्यों, कैसे, किस तरह, हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर से रिपीट करो, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब भूतकाल में जो दाम थे उसके मुताबिक क्या जीडीपी होगा। करंट प्राइस वर्तमान में जो दाम चल रहे हैं उसके मुताबिक जीडीपी क्या होगा। ठीक है, करंट प्राइस मतलब वर्तमान, अभी फिलहाल। कांस्टेंट प्राइस मतलब भूतकाल में क्या दाम चल रहे थे उसके मुताबिक। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, तो लेक्चर हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। टिल देन, धन्यवाद।